चलो भैया, अब अपने को आज बचे हुए सवाल कंप्लीट करने। चलो सब बच्चे स्कैनर निकाल लीजिए। चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा करवाया था? 2023 नवंबर। ओके, चलिए बेटा, आइए बेटा अगला सवाल देखिए। मुझे स्कैनर दे दो। मैंने 2023 बस लास्ट ये वाला क्वेश्चन करना है। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है 2024 मई वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा जब आपको कॉस्टिंग के अंदर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इसमें मेजर रोल कहाँ का आएगा? कॉस्टिंग का। ठीक है, तो मेजर रोल कॉस्टिंग का आएगा। तो जब संजय तुमको जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जब हो जाएगा, जब संजय सर तुमको पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ये वाला सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इसके ऊपर लिख लो, पेंडिंग टू बी डन आफ्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन कॉस्टिंग। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का जो चैप्टर है आप लोगों का कॉस्टिंग में, वो खत्म होने के बाद फिर हम लोग ये वाला सवाल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, डन। कैन वी प्रोसीड? आगे चलते हैं। तो बेटा मॉड्यूल मतलब स्कैनर के तो सारे क्वेश्चन हो गए फिर। ठीक है, मॉड्यूल में देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में बाकी थे। स्टडी मैट निकालो। स्टडी मैट सरकार की तरफ से आना बाकी है। ये लीजिए। तो एक काम, एक सेकंड मेरी बात को ध्यान से देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था हमारा, ये सब तो कर चुके हैं हम। हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, यस। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बेटा ये वाला क्वेश्चन अपन खूब कर चुके हैं अपने स्कैनर में। आपको मालूम है हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में 5000 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल लगाया और 5% नॉर्मल लॉस से, तो नॉर्मल लॉस हो गया 250 मीट्रिक टन, लेकिन एक्चुअल वेस्टेज हुआ 300 मीट्रिक टन। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया 50 मीट्रिक टन्स का। बोलो यस और नो। अच्छा, कॉस्ट पर मीट्रिक टन हमारी 1000 है। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। स्टेट विद रेफरेंस टू एएस हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। सवाल कह रहा है कि माल जितना भी बना है वो बिका नहीं है, सारा गोडाउन में रखा है, इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ।
अब तुमको पता है नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी बचे हुए यूनिट में बांटते हैं और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट सीधे पी एंड एल में जाती है। अब सबसे पहला अपन लोग नॉर्मल पर यूनिट सुनो, तो अपन क्या बोलेंगे 5000 मीट्रिक टन 1000 रुपए का, तो भाई ये तो 50 लाख का सामान हो गया। नॉर्मल लॉस बेचकर कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हो रहा। 5000 मीट्रिक टन लगाया था जिसमें से नॉर्मल लॉस है 250, तो अगर मैं पूरी कॉस्ट में 4750 मीट्रिक टन से डिवाइड कर दूं तो क्या नॉर्मल लॉस की कॉस्ट बाकी बचे हुए 4750 यूनिट में अपने आप ही डिवाइड हो जाएगी? तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? $1052.6315। ठीक है, अब आप मुझे बताओ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना? बेटा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 4700 यूनिट का है। अरे 50 का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना, और एक यूनिट की कॉस्ट है 1052.6315। बताओ कितना आया? 494। वैसे इसने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पूछी नहीं है, वरना अपन चाहे तो निकाल सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 50 मीट्रिक टन, कॉस्ट पर यूनिट है 1052.6315। कितना? 5 52632। एक ही बात है बेटा। आया क्या समझ में? बेटा ये वाले सवाल अपन ने खूब सारे कर लिए ना अब तो। ठीक है, ये लो। तो बेटा हमारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 1052.6315 और बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 4947368। कोई दिक्कत? इसने एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बी निकाली है 52632। बोलो बेटा कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया? तो किसका है ये तुमको इंतजार? मैं नहीं हूं ना, मैं थोड़ी जाऊंगा पेपर देने। सबसे पहला मैंने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी बचे हुए यूनिट में डिवाइड करते हुए नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल दी। बेटा नॉर्मली 4750 यूनिट बनते हैं, आपकी बार 4700 ही बने तो 50 का एबनॉर्मल लॉस है, तो 4700 तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 50 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अपन इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर चुके? यार कर लिया होगा, नहीं किया? वैसे सेम क्वेश्चन अपन स्टडी वो स्कैनर में कर चुके। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू इन्वेंट्री पर केजी। बेटा आपको इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ इन्वेंट्री कॉस्ट पर केजी बतानी है। अच्छा ये गिवन है आपको, कंसिस्टिंग ऑफ रुपीस पर केजी। मटेरियल कॉस्ट पर केजी है 200, लेबर कॉस्ट पर केजी है 40, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर केजी है 20। अब सुनो, फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख kg is 20 lakh and 4000 kg of finished goods are in stock।
अभी बताओ बेटा, इस सवाल में सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्शन दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा, तो क्या दोनों बराबर मान ले? तो बताओ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना हो गया? 10 रुपए। अब आप मुझे बताओ 200 रुपए का मटेरियल, 40 रुपए की लेबर, 20 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, 10 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड, सब मिलाकर कितना हो गया? 270। तो हमारी कॉस्ट पर केजी आ रही है 270। ठीक है, अब 4000 किलो का क्लोजिंग स्टॉक है और 1 केजी की कॉस्ट है 270। तो आप मुझे बताइए क्या टोटल कॉस्ट 10,80,000 आ रही है? तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी हो गई? 10,80,000। देखिए यही जवाब है क्या? 270, 10,80,000। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे ये बता देता कि एक्चुअल प्रोडक्शन 2.5 लाख यूनिट है, तो फिर आपको क्या लेना पड़ता? नॉर्मल 2 लाख, एक्चुअल 2.5 लाख, तो आपको 2.5 लाख से डिवाइड करना पड़ता। नहीं आया समझ में? बेटा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए आपको हमेशा किससे डिवाइड करना होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। बोलो पक्का? कोई दिक्कत बेटा? बेटा ये कॉपी करना है? करना ही चाहिए, कॉपी में तो सभी होना ही चाहिए। सबसे पहले क्या निकालनी है? कॉस्ट पर केजी। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी गिवन है, लेबर कॉस्ट पर केजी गिवन है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर केजी गिवन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर केजी निकाल लेंगे 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आ जाएगा 10। टोटल कॉस्ट पर केजी आ जाएगी 270। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 270 इंटू 4000 इज इक्वल्स टू 10,80,000। इसको कॉपी क्यों कर रहे हो? खुद से करो ना। क्वेश्चन देखो, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर केजी 200, लेबर कॉस्ट पर केजी 40, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर केजी 20, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर केजी 10। तो टोटल कॉस्ट पर केजी 270। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हो जाएगी 4000 केजी इंटू 270, वो आ जाएगी। हो गया? हो गया सबका? पक्का? चलो, अब यहां पे एमसीक्यूज, तुमको मालूम है ना अपने एग्जाम में 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। चलो, विच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर स्कोप ऑफ AS2? ठीक है, तो आप मुझे बताओ विच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज अंडर द स्कोप ऑफ AS2 रिवाइज्ड? WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। रॉ मटेरियल यस, शेयर्स नहीं, डिबेंचर नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा बी, रॉ मटेरियल। मटेरियल एंड अदर सप्लाई held for use in the production of inventories are not written down below cost। मतलब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को कॉस्ट से नीचे वैल्यू नहीं कर सकते। इफ फिनिश गुड्स in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost। बेटा रॉ मटेरियल को NRV पर वैल्यू नहीं करते, कॉस्ट पर वैल्यू करते। अगर उससे बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट पर या उससे ज्यादा में बिकने की उम्मीद है, तो आप मुझे बताओ सोल्ड एट और अबव कॉस्ट ए। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट। आपको ये कौन से खर्चे एक्सक्लूड करने सिवाय? बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं लेते, एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ये लेते हैं। तो भाई साहब ये तो लेना है। एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं लेते, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते, विच इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। याद है?
मैंने बताया था वो स्टोरेज जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है उसको तो लेते हैं, जो पार्ट नहीं है उसको नहीं लेते। जैसे मैंने बताया था ना, वाइन को बनाने के बाद लकड़ी के डब्बों में भर के जमीन में गाड़ देते हैं कई वर्षों के लिए। तो आप मुझे बताओ वो जो स्टोरेज है वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है ना, वो स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में लेना अलाउड है। लेकिन वाइन बॉटल में भर के रख रखे अब ग्राहक आएगा तो बेचेंगे, क्या ये स्टोरेज प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है? नहीं। तो ये वाली स्टोरेज कॉस्ट को लेना अलाउड नहीं है। तो बेटा ये बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। इसको तो लेते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ो खुद से। इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है स्टोरेज कॉस्ट विच इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। यस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या ये गलत है क्या? ये वाला सही है क्या? लेकिन ये पूछ क्या रहा है, विच इज और आर इनकरेक्ट। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। फुल अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर इंक्लूडेड। यस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। नहीं, तो भैया यही है गलत। इसने हमसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या है? डी। तो भैया डी आंसर गलत है इसका। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वही नॉर्मल वेस्टेज वाला सवाल है जो अभी भी करवाया। होमवर्क दे दूं? स्कैनर में भी होगा ये वाला सेम क्वेश्चन, कर लिया क्या? अरे हाँ, 480 का नॉर्मल लॉस था और 150 का एबनॉर्मल लॉस था, ये हम ऑलरेडी स्कैनर में कर चुके हैं। अच्छा फिर बेटा मिस्टर मेहुल गिव, ये वाला क्वेश्चन भी स्कैनर में कर चुके हैं, यहां पे भी कर लिया था ना अपन ने, और अपन ने स्कैनर में भी कर लिया था। ओके, फिर इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके अपन, करवा दिया ये मैंने। ये 9th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कहानी सुनाता हूं, ये वाला क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक कहानी सुनो। क्या हुआ कि साहब मैंने एक बियर बार खोल लिया, मतलब बार खोल लिया, तुम तो जानती हो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने बार खोला, तो बार में क्या होता है कि लोग आते हैं, बियर और लिकर कंज्यूम करते हैं, पर बॉटल लेके घर नहीं जाते हैं, बॉटल वहीं छोड़ देते हैं, और ये खाली बोतलें बिकती हैं। अब मेरा एक सवाल है कि मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए की बोतलें मेरे पास पड़ी हैं खाली, देखो कितना कंसर्न है, भरी हुई है क्या, खाली बोतलें। पहला सवाल तो ये आ रहा है कि ये खाली बॉटल क्या ये इन्वेंट्री में काउंट होगी? क्या ये खाली बॉटल इन्वेंट्री में काउंट होगी? बोलो हाँ या ना। इन्वेंट्री की परिभाषा बताओ। विच इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आप मुझे बताइए क्या ये खाली बॉटलें मैंने बेचने के लिए होल्ड की हैं? अरे हां, आप मेरी बात को समझो। मेन बिजनेस और एंसिलरी बिजनेस, इंसिडेंटल बिजनेस, इन दोनों में फर्क समझा करो, पर होता सब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। अगर आप मेन बिजनेस की वजह से कोई और काम कर रहे हो, वो भी बिजनेस ही माना जाता है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि मेरा ये जो खाली बॉटल्स हैं, क्या ये मैंने बेचने के लिए होल्ड की हैं और ये रेगुलर अराइज होती हैं? हर रोज बॉटल आएगी, हर रोज बेचूंगा, तो इनको बेचना तो मेरे बिजनेस का पार्ट ही तो है। इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ माय बिजनेस, हाँ कि ना? तो ये इन्वेंट्री है एज पर AS2। ये जो खाली बॉटल्स है ये भी इन्वेंट्री है। वाई?
बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में बेचने के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये इन्वेंट्री है। पहली बात क्लियर है। अब दूसरा सवाल मेरा ये आता है कि ये बताओ कि इसे वैल्यू किस पर करें? ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है? ये एक तरीके की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कोई और काम तो करना नहीं है और रॉ मटेरियल की तरह कंज्यूम भी नहीं करना, तो ये हमारे लिए तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। अब इसे वैल्यू किस पर करें? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। अब इसकी कॉस्ट क्या है? लोग पी करके यहीं छोड़ जाते हैं बोतल, तो कॉस्ट क्या है इन खाली बॉटल्स की मेरे लिए? 0। और एनआरवी क्या है? 5 लाख। तो मुझे कितने पर वैल्यू करना चाहिए? 0 पर। बेटा इन खाली बॉटल्स की कॉस्ट मेरे लिए क्या है? 0। और एनआरवी क्या है? 5 लाख। तो आप मुझे बताओ वैल्यू किस पर करूंगा? विच एवर इज लेस। और लेस क्या है? 0। तो वैल्यू किस पर करेंगे? 0 पर। अब आप मुझे बताओ जो जो बातें मैंने समझाई समझ में आ रहा है? पहला मैंने तुम्हें समझाया कि ये इन्वेंट्री है या नहीं है? है। AS2 के मुताबिक ये इन्वेंट्री है क्योंकि हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अरे हाँ या ना? कई बच्चे बोलते हैं सर ऐसा थोड़ी है, ये अपना अपना काम तो वाइन मतलब लिकर बेचना है, बॉटल बेचना थोड़ी है। ऐसा नहीं होता। मेरी एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कॉपी किताब भी तुम्हारे लिए मतलब कुछ रजिस्टर वगैरह भी स्टेशनरी की दुकान नीचे खोल दूं, तो मेरा मेन धंधा तो पढ़ाना है। तो क्या स्टेशनरी का जो सामान रखा वो मेरी इन्वेंट्री नहीं है क्या? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझो इन्वेंट्री में हम लोग वो सारी चीजें लेते हैं जिनको हम अपने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में बेच रहे हैं, पर मेन व्यापार उसी चीज का हो ये जरूरी नहीं है। दैट सेल कैन बी इंसिडेंटल ऑल्सो। क्लियर है मेरी बात? बोलो बोलो। अब जो बात समझा रहा हूं उसे गौर से सुनो, अब समझो। तो ये इन्वेंट्री है। अब ये इन्वेंट्री क्या है? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी? फिनिश गुड्स। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, एज इट इज बेचना है, तो ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। तो अब इसकी वैल्यूएशन का रूल क्या है? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट क्या है? 0। एनआरवी है कितनी? 5 लाख। विच एवर इज लेस 0। तो वैल्यू किस पर करेंगे? 0 पर। नहीं आया समझ में? पक्का? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। इसमें बार की जगह डेयरी की बात हो रही है। अरे सरस डेयरी पे वो अमूल मिल्क नहीं पीते, वो फ्लेवर्ड मिल्क नहीं पीते क्या? ये उसी की बात हो रही है। तुमने कभी अमूल का फ्लेवर्ड मिल्क पिया है? वो रूह अफ़ज़ा मिला करके जो दे रहे हैं ये लोग, नहीं पिया? पिया पिया पिया। अच्छा, तो अपन पी करके वो खाली बॉटल वहीं छोड़ आते ना। तो बार की जगह यहां अमूल वाली डेयरी का एग्जाम्पल है। सर फिर आपने बार का क्यों दिया? इसके 2 कारण हैं। एक तो समझ में ज्यादा आएगा तुमको, दूसरा ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में करीब करीब 4 बार आ चुका है, ठीक है, और चारों बार बार का एग्जाम्पल ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला तो आप पढ़ेंगे ही, तो ये तो आ ही जाएगा। बार वाला एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए काम में ले लिया, तो आपके एग्जाम में बार का क्वेश्चन आएगा। जहां बार का क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। खाली बोतलों के बारे में पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो और इसका आंसर भी पढ़ना। अदर इनकम, सेल ऑफ एम्प्टी बॉटल्स। तूने कंपनी का P&L बनाया? पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम। तो अदर इनकम में दिखा देंगे।
बताओ जवाब समझ में आ रहा है? क्या जवाब होना चाहिए कि हाँ ये एम्प्टी बॉटल्स हमारी इन्वेंट्री है, इसका वैल्यूएशन किया जाएगा कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस पर, क्योंकि कॉस्ट हमारी जीरो है इसलिए इसका वैल्यूएशन जीरो पर होगा। ठीक है, लो इसका आंसर पढ़ें। अब ये क्या बोल रहा है? एम्प्टी बॉटल्स आर इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी बॉटल्स हैं ये हमारे लिए एसेट है, इन्वेंट्री है हमारी, और इसे हमें वैल्यू करना है कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक है, इसने तो अधूरी बात लिखी, आप पूरी लिख देना। ठीक है, डन, क्लियर बात? चलो, तो यहां पर बेटा खत्म होता है आपका AS2। अब अपना रूल क्या चल रहा है? अपन 3 AS पढ़ेंगे फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर इसका मतलब 2 AS हो गए। अब अपने AS1 हो गया, AS2 हो गया, AS3 नहीं पढ़ेंगे। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बहुत बाद में पढ़ेंगे उसे अपन। अब मैं आपको करवाने वाला हूं AS4। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। रिजल्ट कब आ रहा है? डेट आ गई क्या? अभी तो क्या नई कमेटियां बनाने में लग रहे हैं वो लोग। बन गई, अपने आप प्रेसिडेंट बन गया। अब अनाउंसमेंट आएगा रिजल्ट कब आ रहा है। पहले तो वो बेचारे खुद के रिजल्ट के लिए थे कि प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे। चलो, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आज आप लोग लिखना बंद करो और सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे बेटा ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर है ना, अभी जो चल रहा है, ये अपना फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25, सही है? ये 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 25 को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर बेटा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को ही बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। 31 मार्च को ईयर एंड होने के बाद में फिर इनको समय लगता है। ठीक है, फिर इनको समय लगता है 2-3 महीने का। अब मान लो 30 जून को इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लिए। ठीक है, ये तो हुआ ईयर एंड, और ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साइनिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो जब साइन करता है ना, उसे बोलते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं आया समझ में? जैसे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया, उस पर मैं साइन करूंगा तभी तो वो फाइनल माना जाएगा। तो मेरे साइन करने को बोलते हैं अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऐसा मानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां पर बनकर तैयार हो गए, अब इनको बदला नहीं जा सकता। क्लियर है मेरी बात? अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो अगर कोई घटना यहां पर हो गई इस बीच में, तो अगर कोई घटना ईयर एंड के बाद हुई है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करने से पहले हो गई, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले हो गई, तो उसे अपन लोग बोलते हैं, इसी को अपन लोग बोलते हैं इवेंट, इसी को अपन लोग बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसी को बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो घटना है ना, ये जो घटना यहां हुई है, क्या इस घटना को हम
24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? क्या इस घटना को हम 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? बोलो, क्या इसे हम 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं क्या? अच्छा चलो एक बात पूछता हूं, अभी तुम मन से जवाब, मतलब भावनाओं से जवाब दे रहे हो, दिमाग से नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने किसी आदमी को माल बेचा 10 लाख का, और मान लो 1 मई को यह आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया। अब ये बैड डेट का खर्चा 25-26 के पी&एल में डालूं या 24-25 के पी&एल में डालूं? 24-25 या 25-26? ये बोल रहा है इनकर अगले साल में हुआ है। अब ये बोल रहा है कि सर 24-25 में डालो, क्योंकि डेटर तो 24-25 में बन गया था। तो डेटर अगर आपने 24-25 में माना है, सेल आपने 24-25 की मानी है, तो बैड डेट भी 24-25 में डाल दो, हाँ कि ना? अब देखो तुम्हारा एक ओपिनियन आ रहा है कि नहीं सर, अगर बैड डेट 25-26 में हुआ है तो 25-26 के पी&एल में जाएगा, और एक बोल रहा है अगर सर सेल 24-25 में हुई है तो बैड डेट भी इधर ही डालो। हो गए ना प्रॉब्लम? अच्छा, और तुम्हें बताता हूं, तुमने बचपन से सीखा है कि फ्यूचर वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो, फ्यूचर वाले लॉस को पकड़ लो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने से पहले अगर तुमको पता चल गया नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को तो इधर ही बुक कर लो ना। हाँ, अरे समझ में आ रहा है? यहां इस नुकसान को तो इधर ही बुक कर दो ना फिर। तो कहां होना चाहिए, 24-25 में या 25-26 में? अब देखो कंफ्यूजन भारी है ना, किसी को लगेगा 24-25 ठीक है, किसी को लगेगा 25-26 ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट ने इसके लिए AS4 बनाया, और AS4 में इंस्टीट्यूट ने क्या बोला कि अगर कोई भी इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, तो ध्यान रखो वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट 24-25 में तभी एडजस्ट होगा जब उस घटना की कंडीशन पहले से मौजूद थी, और घटना का होना सिर्फ उस कंडीशन का कंफर्मेशन है। जरा समझो सर, मतलब नहीं आया समझ में, मैं बताता हूं। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे बैड डेट हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा सर ये बताओ ये कस्टमर की हालत पहले से खराब थी कि अभी खराब हुई है? आपने बोला यार पहले से खराब थी, इसका मतलब भाई साहब पैसे तो आपके पहले ही डूब चुके थे, अभी तो कंफर्मेशन हुआ है, तो ये 24-25 के पी&एल में जाएगा। लेकिन मान लो अगर सवाल आपको कहता है कि भाई साहब 1 मई को बेचारी की बिल्डिंग में आग लग गई, सारा माल जल गया, बेचारा बर्बाद हो गया, इस वजह से हमारे पैसे डूबे, इसका मतलब 31 मार्च तक उसके हालात खराब नहीं थे, उसके बाद खराब हुए। इसका मतलब 31 मार्च को आपका पैसा डूबा हुआ नहीं था, आपका पैसा रियल में डूबा ही बाद में है। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, और इसे 25-26 के पी&एल में डालेंगे। 24-25 में नॉन एडजस्टिंग रहेगा ये, मतलब 24-25 के पी&एल में इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, ये 25-26 के पी&एल में जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब ये बताओ, मान लो 5 अप्रैल को भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गई, 5 करोड़ का नुकसान हो गया, ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? तुम समझ गए ना, एडजस्टिंग का मतलब तो हुआ 24-25 में एडजस्ट होगा, नॉन एडजस्टिंग का मतलब 24-25 में एडजस्ट नहीं होगा, 25-26 में होगा। अब आप मुझे बताओ, भूकंप आया 5 अप्रैल को, बिल्डिंग गिर गई, 5 करोड़ का नुकसान हो गया, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है? नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये घाटा हुआ ही 1 अप्रैल के बाद है, नहीं है समझ में? पहले थोड़ी हुआ है। हमारा AS4 कहता है ये समझो कि अगर वो घाटा, फायदा, इनकम, एक्सपेंस पहले ही हो चुका है, घटना तो सिर्फ उसका कंफर्मेशन है, तो वो एडजस्टिंग है। लेकिन अगर वो इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, फायदा, नुकसान वो हुआ ही अगर बाद में है,
तो वो नॉन एडजस्टिंग है, वो अगले साल में एडजस्ट होगा, इस साल में नहीं होगा। नहीं आया समझ में? अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि मैंने कस्टमर को 10 लाख का माल बेचा 1 जनवरी को, उसकी बिल्डिंग में 1 मार्च को आग लग गई और वो बर्बाद हो गया, पर बैंक ने मतलब लेकिन कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित किया 1 मई को। अब आप मुझे बताओ बैंकरप्ट डिक्लेयर कब हुआ? 1 मई को। लेकिन आप मुझे बताओ बर्बाद तो पहले ही हो चुका ना? क्या 31 मार्च को मेरे पैसे डूब चुके थे? 1 मई को कोर्ट का डिसीजन तो सिर्फ कंफर्मेशन है कि हां आपके पैसे डूबे, जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सही सोच रहे थे, तो वो तो कंफर्मेशन ही हुआ ना। तो आप मुझे बताओ ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग? तो अगर कस्टमर की प्रेमाइसेस में आग 1 मार्च को लगी तो 24-25 के P&L में जाएगा बैड डेट, और अगर आग 1 अप्रैल के बाद लगी है तो 25-26 के P&L में जाएगा। नहीं आया समझ में? पक्की मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको सिंपल ये सोचना, ये समझना है कि अगर वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस जो भी है वो 31 मार्च से पहले ही हो चुका था, और अब जो घटना हुई है वो तो उसका सिर्फ कंफर्मेशन है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। नहीं आया समझ में? वो 24-25 में ही एडजस्ट होगा। लेकिन अगर कंडीशन पैदा ही बाद में हुई है, मतलब वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस जो भी है उसकी कंडीशन ही बाद में पैदा हुई है, तो वो नॉन एडजस्टिंग है। मेरी बात आ रही है समझ में? पक्का बोलो? अच्छा, अब ये जो इवेंट है, ये इवेंट 2 प्रकार के होंगे। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अब सवाल आता है सर एडजस्टिंग क्या है? कंडीशंस आर ऑलरेडी existing on balance sheet date and events are mere confirmations। अरे समझा क्या तुमको? कंडीशन बैलेंस शीट वाले दिन पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और जो इवेंट है वो तो उसका कंफर्मेशन है। अब जैसे बर्बाद तो वो पहले ही हो चुका था, 1 मई को कोर्ट के द्वारा दिवालिया डिक्लेयर किया जाना ये तो कंफर्मेशन है ना। दिवालिया तो पहले ही है, वो हालात तो उसके पहले से ही खराब है ना, तो वो क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन बेटा conditions arised after balance sheet date। अगर कंडीशन भी बाद में अराइज हुई है और इवेंट भी बाद में ही हो रहा है, तो वो क्या है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर है बात? अच्छा, अभी सुनो, एडजस्टिंग इवेंट को क्या करना है? It will be adjusted। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, मतलब ये बैड डेट तो P&L में डाल देंगे। लेकिन अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आप इसको एडजस्ट तो कर नहीं सकते, पर फिर भी लोगों को तो बताना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम डिस्क्लोज करेंगे इन BOD रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है ना, उसमें हम इसको डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है? अच्छा, आप बोलेंगे सर डिस्क्लोज क्या करोगे? डिस्क्लोज आपको 2 बातें करनी है। नेचर ऑफ इवेंट, मतलब इस इवेंट का नेचर क्या है,
और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, मतलब इससे फायदा कितने रुपए का है या नुकसान कितने रुपए का है, मतलब वो फाइनेंशियल इंपैक्ट कितने रुपए का पड़ेगा, ये भी आपको बताना है। आप मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बोलूं AS4 हो गया खत्म, इतना सही है AS4। हाँ, अब सबसे पहली बात एक और सुनो, क्लास ध्यान से सुनो। अगर कोई इवेंट यहां हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने के बाद अगर कोई इवेंट हुआ है, यहां पर कोई इवेंट हुआ, मान लो यहां पर कोई इवेंट हुआ, तो इसका क्या होगा? नो ट्रीटमेंट। मतलब 24-25 में इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने के बाद में अगर कोई भी घटना हो रही है तो मैं उसका कहां, ना तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं ना मैं रिपोर्ट कर सकता हूं। नहीं आया समझ में भाई? एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन हो गए ना, अब उसको बदल तो नहीं सकते ना, तो ना तो वो एडजस्ट हो सकता है ना वो डिस्क्लोज हो सकता है, क्योंकि सारे काम हो चुके अब तो। अब इसका जो होना है वो कब होगा? 25-26 में। यही बात समझ में? मेरा मानना है अगर से शुरू होने वाले सवाल कभी ठीक नहीं होते। अगर वो सब AS29 में पढ़ेंगे, कॉन्टिंजेंसीज में आ गया। और देखो, जहां आपको जनरल पता है ना कि यहां पे कुछ बैड डेट होगा, दैट इज नॉट कंडीशंस। जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता होता है कि ये पैसा डूबेगा, देन इट इज कॉल्ड कंडीशन। ठीक है? और बस। अच्छा, अब मुझे बताओ इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है? वो इवेंट चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो, दैट डजंट मैटर। चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, लेकिन वो हुआ कब है? बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से पहले, तो उसे इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहेंगे। ये दो तरह का होगा, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट वो है जहां इवेंट की कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और हमारा जो इवेंट है वो सिर्फ उस कंडीशन का कंफर्मेशन है, तो उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। मतलब सिंपल सा लॉजिक बताऊं भाई, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी प्रॉफिट लॉस पहले ही हो चुका था, पर हमें था यार पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, थोड़ा डाउट था। वो इवेंट सिर्फ उसका कंफर्मेशन है, मतलब ये होने को तो सारी चीजें पहले ही हो चुकी हैं, पर ये इवेंट उसका सिर्फ कंफर्मेशन है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, इस साल के P&L में या बैलेंस शीट में एडजस्ट कर ले। और अगर कंडीशन बाद में पैदा हुई है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसे सिर्फ BOD रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है, और वो भी क्या? नेचर और फाइनेंशियल इंपैक्ट। लेकिन अगर कोई घटना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने के बाद में हुई है तो बेटा वो उसका कुछ नहीं होगा, वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ही नहीं। ठीक है? दैट इज नथिंग, उसका कुछ नहीं होना, क्योंकि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो चुके, BOD रिपोर्ट साइन हो चुकी, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है? आपको पहले सीखना पड़ेगा बेटा, ये क्लास में बैठे बैठे फोन नहीं उठाओगे आप। ठीक है? चलो यहां तक ठीक है सबको? अब यहां पे एक मेन बात ध्यान से सुनना, लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ लेकिन वो घटना ऐसी है
कि जिससे आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो गई, ठीक है, तो भले ही वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है पर आप उसे एडजस्टिंग इवेंट ही मान के चलोगे, ठीक है। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ जिससे आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, जिससे आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही खत्म हो गई, तो वो एडजस्टिंग इवेंट ही माना जाएगा, कभी भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाएगा। या सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो रही है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट ही माना जाएगा, कभी भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं माना जाता। क्लियर है बात? पक्का? जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि सब आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, फैक्ट्री पूरी तरह जल के खत्म हो गई। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, आपकी एक ही फैक्ट्री और वो भी जल के पूरी नष्ट हो गई, तो अब आपको क्या लग रहा है कि धंधा तो बंद होगा, ठीक है, अब बिजनेस तो बंद होगा। अब ऑब्वियस ही बात है यार, इस घटना से अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है, मान लो ये आग लगी 1 मई को, अब पहले से कंडीशन तो मौजूद नहीं है ना, ये तो घटना हुई 1 मई को है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन क्योंकि इससे हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन खत्म हो गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट ही माना जाएगा, नॉन एडजस्टिंग नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? बोलो बोलो। हाँ जी, डन, ठीक है। तो ये थी पूरी बात AS4 के बारे में। पर आप बोलेंगे सर हमने तो चार्ट ही नहीं बनाया, वो सब बाद में करेंगे, कल मैं पूरी बातें लिखवाऊंगा, ठीक है, सारे नोट्स लिखेंगे अपन, दोबारा इस बातों को समझेंगे और फिर अपन सवाल करेंगे, ठीक है। पर कल तो संडे है, हाँ संडे छुट्टी होती है। बेटा आप सब बच्चे बातचीत बंद करो। आपके दोस्त ने एक सवाल पूछा, सर कंपनियां तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उनके लिए नियम, ये AS सिर्फ और सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, जो तुम्हारा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके बारे में भी एक AS है, AS25। तो ये जो बात अभी तुमने पूछी, इस बात का जवाब मैं तब दूंगा जब AS25 पढ़ाऊंगा, ठीक है। AS25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो वो ये जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाले होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्हें बनाने के भी नियम कायदे हैं, वो पढ़ेंगे AS25 में, ठीक है। ओके।